Hello students, myself lecturer Deepak Mittal welcome all of you on my YouTube channel। आज हम कर रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा फॉर क्लास +2। ये हमारा 6th लेक्चर है वेक्टर अलजेब्रा पे। इसमें हम डिस्कस करेंगे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, और उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तो इससे पहले के 5 लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, तो पहले आप उन वीडियोस को अच्छे से देख लें, तो जो बेसिक डेफिनेशंस हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो ये लेक्चर आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, ठीक है। इसको दो नाम दिए गए हैं, स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इसको इसलिए बोलते हैं कि जो इसका सिंबल है उसमें डॉट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और स्केलर प्रोडक्ट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट आता है वो एक स्केलर आता है, मतलब वेक्टर नहीं आता, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ एक मैग्नीट्यूड रियल नंबर आएगा आपके पास आंसर। तो डिफाइन करते हैं इसको। लेट ए एंड बी आर टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स, ठीक है। ए और बी दो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं और इनकी जो स्केलर प्रोडक्ट है वो डिफाइन कैसे की गई है कि ए डॉट बी इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा। थीटा क्या है? थीटा है हमारा एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ए से बी की तरफ है, तो ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ए से बी की तरफ है। और थीटा की जो वैल्यू रहेगी हमेशा 0 से लेके पाई के बीच में रहेगी। 0 हो सकती है, पाई हो सकती है, या फिर 0 से पाई के बीच में रहेगी। अगर हम अब बात करें कि ए ऐसे है हमारे पास और बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो हम ये वाला एंगल नहीं इंक्लूड करेंगे डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए। तो हम कौन सा एंगल लेंगे? हम ये वाला एंगल लेंगे, ठीक है। तो ये वाला एंगल थीटा हम इंक्लूड करेंगे जब हमने इस फॉर्म में दिए होंगे। तो मतलब जो थीटा एंगल है हमारे पास वो हमेशा 0 से लेके पाई के बीच में रहेगा। पाई होगा या 0 होगा, बट पाई से ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ से एक चीज़ नोट करें, हमने जो डेफिनेशन लिया है वहाँ पे लिखा है हमने 2 नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं, ए और बी नॉन ज़ीरो वेक्टर्स होने चाहिए। अगर ए 0 वेक्टर हुआ या फिर बी हमारा 0 वेक्टर हो गया तो हमने इसको डिफाइन ही किया हुआ है कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारी क्या आएगी, 0 के इक्वल आएगी अगर ए या बी में से कोई भी एक वेक्टर 0 है। तो उसको यहाँ ऊपर वाले फार्मूले से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको अलग से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। सेकंड नोट है कि ए डॉट बी इज़ ऑलवेज अ रियल नंबर। ये एक स्केलर वैल्यू है, एक रियल नंबर है, वेक्टर नहीं है। और अगर थीटा 0 हो गया मींस ए और बी हमारे जो वेक्टर हैं वो एक ही डायरेक्शन में आ गए, तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, सिंपली उनका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्योंकि अगर थीटा 0 है तो कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। सिमिलरली अगर थीटा हमारा पाई आ जाता है, 180 आता है, तो कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, कॉस पाई की वैल्यू -1। तो ए डॉट बी इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ए और मॉड बी के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। और अगर ए और बी दो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं और उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो एक ही ऑप्शन बचती है हमारे पास कि ए और बी क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि जो उनके बीच में एंगल है थीटा, वो एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्योंकि जब थीटा 90 होता है तो कॉस 90 की वैल्यू क्या आती है, कॉस 90 की वैल्यू आती है 0, ठीक है। तो अगर थीटा 90 है तो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं और तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, 0 आएगी। और अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है और वेक्टर नॉन ज़ीरो होने कंपलसरी हैं, वेक्टर नॉन ज़ीरो हैं और उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। ये हमारे पास डेफिनेशन है स्केलर प्रोडक्ट की। तो इस डेफिनेशन पे यूज्ड अब हम कुछ रिजल्ट्स पढ़ेंगे जो कि इसी डेफिनेशन को यूज़ करके हमने सारे बनाए हैं। तो मान लो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं, ए और बी हैं, दो वेक्टर्स हैं। ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर का अंडर रूट आ गया और बी का मैग्नीट्यूड b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर b3 स्क्वायर का अंडर रूट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लो चाहे कि हम इनको नॉन ज़ीरो मान के ही करेंगे सारी कैलकुलेशन।
तो ए डॉट बी अभी हमने डिस्कस किया था कि ए डॉट बी क्या है हमारा, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा, ये डेफिनेशन है हमारी। ओके, तो इस डेफिनेशन का यूज़ करके अगर हम आई डॉट आई निकालें तो आई डॉट आई क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई। आई क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो दोनों ही एक्स एक्सिस के अलोंग है वेक्टर, तो उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। और कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो ये 1 इंटू 1 इंटू 1 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो सिमिलरली जे डॉट जे करेंगे तो भी 1 आएगा, के डॉट के करेंगे तो भी आंसर 1 ही आएगा। अगर आई डॉट जे करते हैं हम, आई डॉट जे, तो आई डॉट जे मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे कॉस ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि आई एक्स एक्सिस के अलोंग है और जे वाई एक्सिस के अलोंग है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो आई डॉट जे क्या आएगा हमारा, 0 आ जाएगा। सिमिलरली जे डॉट आई करेंगे तो भी 0, जे डॉट के करेंगे, एक वाई एक्सिस के अलोंग है एक जेड एक्सिस के अलोंग है, इनके बीच में भी 90 का एंगल है तो ये भी 0 आ जाएगा। के डॉट जे करेंगे, आई डॉट के करेंगे, के डॉट आई करेंगे, तो सभी की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। तो अब सेकंड पॉइंट का यूज़ करके हमने थर्ड रिलेशन बनाया है कि ए डॉट बी इज़ इक्वल टू, जब न्यूमेरिकल्स में हमने करना है, जब तो हमने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करने हैं वहाँ पर तो हम ए डॉट बी को क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा ले लेते हैं। लेकिन जब न्यूमेरिकल्स करने हैं, हमें ए डॉट बी की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें 2 वेक्टर्स दे रखे हैं, जैसे ऊपर में 2 वेक्टर दिए हैं, तो उनके बीच में एंगल तो हमें पता नहीं है, तो फिर हम ए डॉट बी इस मेथड से कैलकुलेट करते हैं कि ए डॉट बी इज़ इक्वल टू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। अब ये फार्मूला बना कैसे, उसको आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो कि ए डॉट बी क्या है, ये हमने ए वेक्टर लिया है, ये बी वेक्टर है हमारा, इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट है। तो जैसे हम सिंपली एक्सपेंड करते हैं, ये क्या बन जाएगा, A1 B1 आई डॉट आई, पहले इस आई को आई के साथ करेंगे, फिर जे के साथ करेंगे, फिर के साथ करेंगे, तो A1 B2 आई डॉट जे, A1 B3 आई डॉट के। सिमिलरली A2 जे को हम करेंगे पहले आई के साथ, फिर जे के साथ, फिर के साथ, और उसके बाद A3 के को करेंगे आई जे और के। तो अब हमें पता है आई डॉट आई की वैल्यू 1 है, आई डॉट जे की वैल्यू 0, आई डॉट के ये भी 0, जे डॉट आई ये भी 0, जे डॉट जे 1 है, जे डॉट के 0 है, के डॉट आई 0 है, के डॉट जे 0 है और के डॉट के 1 है। तो ये सारी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या रिलेशन बन गया कि A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। तो फॉर्मूला हमारा वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास कि अगर हमें 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं तो हमें उनके बीच में एंगल फाइंड करना है। तो हमने पढ़ा है कि जो A डॉट B है वो क्या है, वो है मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B कॉस थीटा है। तो अब यहाँ से कॉस थीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, A डॉट B वेक्टर की प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड्स। तो ये हो जाएगा A डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड A मैग्नीट्यूड B। अब A डॉट बी की वैल्यू हमने थर्ड रिजल्ट से पढ़ी है कि वो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 के इक्वल होती है, और मैग्नीट्यूड A मैग्नीट्यूड B हमने ऊपर डिफाइन कर रखे थे। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी, तो कॉस थीटा एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। नाउ A डॉट A, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है न्यूमेरिकल्स करने के लिए। तो अगर हम किसी भी वेक्टर की अपने आप से डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ A, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम है तो उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 0 डिग्री। तो cos 0 क्या होता है, cos 0 1 होता है। तो इसका मतलब A डॉट A क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल्स में बहुत कॉमनली यूज़ होता है। तो ये कहीं पे भी आ जाए, अगर मान लो हमें ऐसा लिखा आ जाता है कि मैग्नीट्यूड A ऑफ इसका स्क्वायर है, तो इसको भी हम ऐसे ही लिख लेंगे A माइनस B, मतलब कोई भी वेक्टर हो सकता है हमारे पास, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या आएगा, उस वेक्टर की अपने आप के साथ ही डॉट प्रोडक्ट आती है। ओके, तो नेक्स्ट है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन। तो ये वैसे तो ऑन ए लाइन ही होता है, अदरवाइज कई बार जब हम क्वेश्चंस करते हैं वहाँ पर हमें ऐसे लिखा होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर
ऑन अनदर वेक्टर, तो दूसरा भी वेक्टर ही दे रखा होता है। तो हम समझेंगे कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन इसका नॉर्मली आता है, कॉम्पिटिशन्स में भी आता है इसका क्वेश्चन, और बेसिक में तो हमारे पास आ ही जाता है। ओके, तो प्रोजेक्शन है क्या? प्रोजेक्शन होती है शैडो। ठीक है, कि अगर मान लो हमारे पास ये एक रॉड है और यहाँ पर एक बेस है, तो यहाँ से ऊपर से अगर हम लाइट गिराते हैं यहाँ पर, तो इसकी ऐसे शैडो पड़ जाती है। तो ये जो जितनी शैडो है ना, ये उस रॉड की प्रोजेक्शन होती है। तो इसको हम समझते हैं कि सपोज ए वेक्टर ए बी मेक्स एन एंगल थीटा विद ए गिवन डायरेक्टेड लाइन एल। मान लो कहते हैं हमारे पास ये लाइन एल है जो हमने ये ड्रॉ की हुई है, ये एल लाइन है, और एक वेक्टर है ए बी जिसको हमने बी वेक्टर से नाम दिया हुआ है। तो जो बी वेक्टर है वो ए लाइन है एल, उसके साथ थीटा एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉक के जो उल्ट चलता है। तो हमें इसकी निकालनी है प्रोजेक्शन। तो इसकी प्रोजेक्शन कैसे आएगी? तो बी से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे लाइन के ऊपर। तो मान लो जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है बी से, वो क्या आ गया, सी पॉइंट पे कट करता है। तो इट मीन्स द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी, जो ए बी है उसको बी लिखो या ए बी लिख लो, ऑन द लाइन एल, तो उसकी प्रोजेक्शन क्या आएगी? उसकी प्रोजेक्शन आ जाएगी ए सी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, ए सी को हमने नाम दे दिया ए। तो अब हमें ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए सी की वैल्यू फाइंड करने में के लिए हमने क्या किया, ये जो एंगल बन रहा है हमारे पास ये तो 90 डिग्री है क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल ले ली, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। उस ट्रायंगल में ए सी अपॉन ए बी क्या आएगा हमारे पास? अब क्योंकि थीटा ये वाला है हमारा, तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हमने निकालना है ए सी अपॉन ए बी मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कॉस होता है। इसका मतलब ए सी अपॉन ए बी क्या आ गया? कॉस थीटा आ गया। तो ए सी क्या बना? ए सी बना ए बी कॉस थीटा। ये तो ए सी का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो द वेक्टर ए, जो ए वेक्टर है हमारा, एक ए बोल सकते हैं उसको या ए सी वेक्टर बोल सकते हैं। तो जो ए सी वेक्टर है उसको तो हम बोलते हैं प्रोजेक्शन वेक्टर। अगर ए सी वेक्टर ले रहे हैं तो वो क्या है? वो है प्रोजेक्शन वेक्टर। और अगर हम उसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, ओनली ए सी साइड ले लेते हैं, तो ए सी क्या है? वो है प्रोजेक्शन। तो अगर तो हमें ए बी की प्रोजेक्शन निकालनी है फिर तो हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और अगर हमें प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है तो फिर क्या करेंगे? हम ए सी वेक्टर निकालेंगे। तो पहले हम निकाल रहे हैं प्रोजेक्शन मीन्स ओनली मैग्नीट्यूड। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन एल, तो वो क्या है? ए का मैग्नीट्यूड है। ए का मैग्नीट्यूड मतलब ए सी है, और ए सी कितना आया है? ऊपर हमने कैलकुलेट किया है ए सी। तो ए सी हमारा क्या आया है? ए बी कॉस थीटा। ठीक है, बट हमें दिया क्या था? गिवन तो हमें क्या था? गिवन था हमें बी वेक्टर और एक एल लाइन जो दी थी। तो बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए बी है। तो ए बी तो हमने निकाल लिया, ए बी क्या आ गया? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। बचा क्या? कॉस थीटा। अब कॉस थीटा कैसे निकालें? तो कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल है। तो ऊपर हमने फोर्थ पॉइंट पढ़ा था कि दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल थीटा बनता है तो कैसे निकालते हैं? उनकी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, उसको उनके मैग्नीट्यूड्स के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा? ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहाँ से बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? कट हो जाएगा, तो बचेगा रिजल्ट ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ये हमारे पास रिजल्ट है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन एल भी बोल सकते हैं। नॉर्मली हमारे पास जब क्वेश्चन करेंगे आप तो उसमें लिखा होगा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, वेक्टर ही दिया होता है यहाँ पर नॉर्मली लाइन की जगह पे। तो बी ऑन ए निकालना है तो आप सिंपल इसको लर्न कर सकते हो कि ये बी डॉट ए है अपॉन ए का मैग्नीट्यूड है, और बी डॉट ए और ए डॉट बी सेम होता है, ये अभी हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी। तो ये क्या आ जाएगा? ऑन ए निकालना है तो नीचे में ए का मॉडुलस आएगा, अगर ए ऑन बी निकालना है तो नीचे में बी का मॉडुलस आ जाएगा। न्यूमरेटर में हमेशा ए डॉट बी ही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करते हैं अभी हम। तो
तो ये हमने क्या निकाला था, प्रोजेक्शन निकाली थी। अब अगर हमें प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है तो प्रोजेक्शन वेक्टर क्या है, वो है ए वेक्टर। और हम ए कैप कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड, हमने पहले के वीडियोस में डिस्कस किया है कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो यूनिट वेक्टर होता है किसी भी वेक्टर को उसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो वो क्या आ जाता है, यूनिट वेक्टर आता है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड को अगर हम यूनिट वेक्टर के साथ लिखें मल्टीप्लाई में तो वो क्या बनता है, वेक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने कोई भी वेक्टर बनाना है तो उसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, एक तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, दूसरा उस वेक्टर की डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स यूनिट वेक्टर। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें चाहिए जी ए वेक्टर चाहिए हमें। तो ए वेक्टर कैसे बनेगा, वो बनेगा ए का मैग्नीट्यूड और साथ में ए की डायरेक्शन। ओके, अब ए का मैग्नीट्यूड तो था ए सी और साथ में ए की डायरेक्शन। ए सी हमने निकाल लिया था ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ए बी कॉस थीटा, ए बी क्या था, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड था। कॉस थीटा हमने पुट किया था, ये डॉट प्रोडक्ट के मेथड से निकाला था, तो बी हमारा हो गया था कैंसिल। तो क्या आया था आंसर, ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये हमारी क्या आई थी वैल्यू, ए का मैग्नीट्यूड आया था। इसको हमने क्या किया, ए की डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा क्या बन गया, वेक्टर बन गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो ए वेक्टर है उसकी जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए यूनिट वेक्टर था ए कैप, उसको हमने ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड लिख दिया। तो ये क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बन जाएगा और साथ में ए कैप के प्लेस पे क्या आ जाएगा, ए वेक्टर आ जाएगा। तो अगर तो हमें प्रोजेक्शन वेक्टर फाइंड करना है तो हमें ये आंसर देना है, और अगर हमें ओनली प्रोजेक्शन फाइंड करनी है तो हमारे पास ये आंसर है। तो दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, ओनली डायरेक्शन है। प्रोजेक्शन में ओनली मैग्नीट्यूड होता है और प्रोजेक्शन वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं डॉट प्रोडक्ट की। फर्स्ट है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव होती है, मींस ए डॉट पी लो आप या बी डॉट ए करो, दोनों का रिजल्ट क्या आता है हमारे पास, सेम आता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव होती है ये, ए डॉट बी प्लस सी करोगे आप तो ए डॉट बी ए डॉट सी दोनों का सम आ जाएगा ये। थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर ए और बी दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, लैम्डा कोई स्केलर है, तो आप ए को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके उसकी बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, या फिर पहले डॉट प्रोडक्ट कर लो ए बी की, बाद में लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, या लैम्डा को बी से मल्टीप्लाई करके ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करो। तीनों केसेस में जो आपका रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। ओके, तो इसका यूज़ कैसे होता है क्वेश्चंस में, कई बार हमें ऐसे करना होता है 2a डॉट बी, तो हम इसको सिंपली ये लिख लेते हैं कि 2a डॉट बी मीन्स आपने पहले ए को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर बी से डॉट प्रोडक्ट करना था, बट हम क्या करते हैं, ए डॉट बी निकाल लेते हैं, 2 को बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम करते हैं इन पे बेस्ड, ये हमने सारे रिजल्ट्स पढ़ लिए, तो अब इन पे बेस्ड हम क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड्स 1 एंड 2। दो वेक्टर हैं ए और बी, उनके मैग्नीट्यूड्स दिए हुए हैं हमें 1 और 2। तो मतलब क्या दिया है हमें, ए का मैग्नीट्यूड 1 है और बी का मैग्नीट्यूड 2 है, और ए और बी की जो डॉट प्रोडक्ट है वो 1 है। ओके, तो हमें निकालना क्या है, एंगल निकालना है। तो ये हमने जो फोर्थ रिजल्ट अभी पढ़ा था, फोर्थ रिजल्ट कि ए डॉट कॉस थीटा क्या होता है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये फार्मूला अप्लाई कर दिया, ए डॉट बी की वैल्यू 1, मैग्नीट्यूड ए 1 मैग्नीट्यूड बी 2, तो ये आ गया 1/2। तो हमें पता है कि cos 60 जो होता है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। इट मीन्स अगर cos थीटा 1/2 है तो थीटा क्या होगा, 60 डिग्री होगा, या फिर हम उसको क्या लिख लेते हैं, π/3। तो इसमें क्या था, आपको वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड भी दे रखे थे, डॉट प्रोडक्ट भी दे रखी थी। अब इसी के साथ का एक और क्वेश्चन है, उसमें आपको ना तो मैग्नीट्यूड्स दिए हैं ना डॉट प्रोडक्ट दिया है, बट फाइंड क्या करना है, फाइंड आपने अभी भी एंगल ही करना है, बट आपको दिया क्या है, वेक्टर्स दिए हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, वेक्टर्स दे रखे हैं, पहले मैग्नीट्यूड हम खुद से फाइंड करेंगे, तो वो हमें फाइंड करना आता है इजीली। तो ए का मैग्नीट्यूड क्या आ गया,
आई का कॉफिशेंट है 1, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो ये √3 आ गया। बी का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे आप √3। ए डॉट बी भी हमें निकालना आता है कि A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, तो हमने डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया -1। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में ये सारा कुछ दिया हुआ था, इसमें ये हमने खुद से फाइंड किया है। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है कि cos थीटा हमने फाइंड करना है, सेम हमने फार्मूला अप्लाई किया तो cos थीटा की वैल्यू आ गई -1/3। तो थीटा क्या आ जाएगा, cos इनवर्स -1/3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ़ A एंड B दो वेक्टर्स दिए हैं, हमें शो करना है कि A प्लस B और A माइनस B ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो हमने पढ़ा था नोट में कि दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो ज़ीरो आती है, क्योंकि अगर A B के परपेंडिकुलर है तो A डॉट B क्या बनेगा, वो मैग्नीट्यूड A मैग्नीट्यूड B cos 90 हो जाता है। cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो इसका मतलब अगर हमें ये प्रूव करना है कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो हमें उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 प्रूव करनी है। तो ये हमने लिखा है यहाँ पे रिजल्ट, वी नो दैट द टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर इफ देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 0। सो A plus B and A minus B will be perpendicular if their scalar product is 0। तो हम इनकी स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, अगर वो 0 आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो गए। A प्लस बी मीन्स दोनों वेक्टर्स को सिंपली ऐड करना है, ठीक है। A माइनस बी सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। तो अभी A प्लस बी डॉट A माइनस बी निकालना है, तो वो क्या आता है हमारे पास, जैसे हम इस वेक्टर का A1 B1 ले लें, फिर यहाँ से A2 B2, ये माइनस इसके साथ ही आएगा और -8 और 2, तो प्रोडक्ट किया तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। तो अगर डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स की 0 आ जाए तो दोनों वेक्टर्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर A ऑन द वेक्टर B। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हो। तो A वेक्टर की हमें B के ऊपर प्रोजेक्शन लेनी है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपने A की प्रोजेक्शन अपॉन B लेनी है तो डिनोमिनेटर में B आएगा, अगर B की प्रोजेक्शन A के ऊपर है तो फिर B डॉट A अपॉन मैग्नीट्यूड A आ जाता है। तो A डॉट B और B डॉट A सेम है, इसका मतलब सिर्फ डिनोमिनेटर में चेंज आता है। तो A ऑन B है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में B है, B ऑन A है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में A है। तो यहाँ पर हमें A ऑन B निकालना है। तो फार्मूला बस आपको पता होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट हमने पहले भी 2-3 क्वेश्चंस में किया है, डॉट प्रोडक्ट आपको अच्छे से आती है कैलकुलेट करनी। B का मैग्नीट्यूड आपने फाइंड किया तो आंसर क्या आ गया, आंसर 10/√6 आ गया कैलकुलेट करके। बट नॉर्मली क्या होता है कि हम जो डिनोमिनेटर में अंडर रूट अगर आता है तो उसको रैशनलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने √6 से रैशनलाइज किया है, तो न्यूमिनेटर में √6 आ गया और नीचे में डिनोमिनेटर में क्या हो गया, 6 बन गया। तो इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ A हमें गिवन है 1 और ये रिलेशन दिया हुआ है कि x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 8 है और हमें x का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो हमें करना क्या है, जो रिलेशन दिया है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 8 है, तो जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, हालांकि इसमें 2 बार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ होना है। ये हम इसको ऐसे लिखेंगे कि x माइनस ए को एक वेक्टर मान के उसके साथ में x आएगा, फिर x माइनस ए वेक्टर के साथ आएगा a, फिर यहाँ पर फिर से डॉट प्रोडक्ट लगेगी तो ये बनेगा x डॉट x, सॉरी डॉट प्रोडक्ट नहीं, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आएगी तो ये बनेगा x डॉट a माइनस a डॉट a। तो 2 बार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ होना था, हमने डायरेक्ट ही उसको लिख दिया कि x डॉट x, a डॉट x डॉट a और a डॉट a। अब x डॉट x क्या होता है, किसी भी वेक्टर की अपने खुद से डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है। ये हमने पढ़ा था कि a डॉट a
इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर होता है। तो इसका हमने यूज़ कर लिया। और सेकंड थिंग हमने जो पढ़ी है कि x डॉट ए और a डॉट एक्स इक्वल होते हैं, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो यहाँ पर हमने x डॉट ए के प्लेस पे क्या लिख दिया, a डॉट एक्स लिख दिया। तो अब हमारे पास क्या आया, a डॉट एक्स माइनस a डॉट एक्स और प्लस a डॉट एक्स तो कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, मॉड x का स्क्वायर माइनस a का मैग्नीट्यूड हमें कितना दिया है, वो 1 दिया हुआ है, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया। अब 1 का स्क्वायर हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया तो वो 9 बन गया। तो मॉड x वेक्टर के जो मॉडुलस है, मैग्नीट्यूड है, उसका स्क्वायर क्या आ गया, 9 आ गया। तो इसका मतलब x का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, प्लस माइनस नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा प्लस में होता है। तो अदरवाइज़ तो अगर हम 9 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस 3 लिखते हैं, बट यहाँ पर ओनली प्लस 3 आंसर आएगा हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स मैंने काफ़ी इस पे डिस्कस कर रहे हैं हम, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और जो हमारी 10.3 एक्सरसाइज है +2 क्लास की NCERT की, तो उसके आगे जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं हमने वो सारी की सारी एग्जाम्पल्स यहाँ पर सॉल्व कर लेनी है, ताकि आपको एक्सरसाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए उसमें। तो हमारे पास क्या है, a माइनस बी वेक्टर है, जो उसका मैग्नीट्यूड हमें पता करना है। और गिवन क्या है हमें कि जो a वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 2 है, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, और उनकी डॉट प्रोडक्ट है 4। इस जो सारा गिवन है इसका यूज़ करके हमें a माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, a माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लिया, क्योंकि हमें पता है किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर उसकी खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट होती है। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, ये a माइनस बी डॉट a माइनस बी का आ गया। तो इसको हमने जैसे अभी सॉल्व किया था, इसको सॉल्व करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके, a डॉट a, b डॉट a डॉट b, b डॉट b। और b डॉट a क्या है, b डॉट a हमारा क्या होता है, a डॉट b होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो b डॉट a के प्लेस पे हमने a डॉट b लिख दिया। तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड a हमें दिया है 2, ठीक है, और a डॉट b क्या दिया हुआ है 4, a डॉट b ये भी 4, और मैग्नीट्यूड ऑफ b दिया है 3। तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दी। पुट करके आंसर कितना आ गया 5, और दोनों साइड हमने क्या किया, स्क्वायर रूट कर दिया। तो क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो नेगेटिव आता नहीं है, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है, फॉर एनी 2 वेक्टर्स a एंड b वी हैव टू प्रूव a डॉट b का जो मैग्नीट्यूड है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड, इनकी प्रोडक्ट से कम आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम नाम देते हैं कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। इसका क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि आपको ये इनइक्वालिटी दी है, बाय नेम आपको पूछ लेते हैं कि ये कौन सी इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो इसको हमने अगर प्रूव करना है तो प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि अगर a और b में से कोई भी एक वेक्टर 0 हो गया, तो जब वेक्टर 0 होता है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, 0, और मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड भी 0 आ जाएगा। तो फिर लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी 0 बन जाएगी, और राइट हैंड साइड में से अगर एक वैल्यू 0 है तो 0 से दूसरी वैल्यू को प्रोडक्ट करेंगे तो राइट हैंड साइड भी क्या बन जाएगी, 0। तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी, आपस में इक्वल आ जाएंगी। तो इसलिए हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो a और b दोनों वेक्टर्स हैं, ये दोनों नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं। और अगर वेक्टर्स नॉन ज़ीरो हैं तो उनका मैग्नीट्यूड क्या है, नॉन ज़ीरो होगा, ठीक है। तो अब हमें ये पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है कि कॉस थीटा जो है उसका अगर हम मॉडुलस लें, क्योंकि कॉस थीटा जो होता है ना, कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास होती है -1 और 1 के बीच में लाई करती है। इसका मतलब कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है, तो कॉस थीटा हमेशा 1 से छोटा होता है या उसके इक्वल होता है। और कॉस थीटा होता क्या है वो हमने पढ़ा है, फोर्थ रिजल्ट, कॉस थीटा हमारे पास होता है a डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b, ये होता है कॉस थीटा। तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो सिर्फ हम न्यूमरेटर में ही मैग्नीट्यूड ले लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर तो ऑलवेज हमारे पास ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है, तो उसका दोबारा से मॉडुलस लेने की ज़रूरत नहीं है हमारे पास। तो इसका मतलब कॉस थीटा का मॉडुलस क्या आया,
ए डॉट बी वेक्टर का मॉडुलस डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो इसको हमने क्रॉस कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारी रिक्वायर्ड कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी प्रूव हो गई। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी, कि फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी वी ऑलवेज हैव कि ए प्लस बी जो वेक्टर बनता है हमारे पास, उसका जो मैग्नीट्यूड आता है वो दोनों वेक्टर्स के अलग अलग मैग्नीट्यूड से कम आता है। तो जैसे हम ट्रायंगल में पढ़ते हैं कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, तो ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड आना चाहिए। यहाँ पर इक्वालिटी इसलिए आ जाती है कि अगर हम ए को या बी में से किसी एक को ज़ीरो मान लेते हैं तो हमारे पास इक्वालिटी का साइन बन जाता है। ठीक है, तो देखो, अगर मान लो ए वेक्टर ज़ीरो है तो यहाँ पर ए की प्लेस पे आप ज़ीरो वेक्टर पुट करो, तो ज़ीरो प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ज़ीरो मैग्नीट्यूड बी। तो दोनों साइड में क्या बन गया, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। तो रिजल्ट क्या हो गया, ऑब्वियस। ऑब्वियस भी लिखा होता है, कई बार बुक्स में इसको ट्रिवियल लिखा होता है। ट्रिवियल का मतलब होता है मीनिंगलेस, कि इसको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो अंडरस्टूड ही है। सिमिलरली अगर बी वेक्टर हम ज़ीरो लेंगे तो भी रिजल्ट क्या आ जाएगा, ऑब्वियस आ जाएगा। तो इसलिए हम मान लेते हैं कि ना तो ए वेक्टर ज़ीरो है ना ही बी वेक्टर ज़ीरो है, मतलब उनके मैग्नीट्यूड्स ज़ीरो नहीं है। तो हमें ए प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालते हैं हम, तो वो क्या आएगा, वो खुद की डॉट प्रोडक्ट आ जाएगी अपने आप से, जो रिज़ल्ट हमने पहले भी यूज़ कर लिया कई बार कि ये क्या होता है, ए डॉट ए होता है, इसी का यूज़ कर रहे हैं। तो इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी और बी डॉट ए की जगह पे ए डॉट बी। सारे इसमें यही जो प्रॉपर्टीज़ हमने पहले रिजल्ट पढ़े हैं उन सभी का बार बार यूज़ होता है। तो ये क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर टू ए डॉट बी मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर। अब ए डॉट बी को हमने लिख दिया, ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। और अभी हमने पढ़ा था कि जो कॉस थीटा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो कॉस थीटा ऑलवेज 1 से छोटा होता है। तो अगर हम यहाँ पर कॉस थीटा के प्लेस पे 1 लिख दें इनटू में, तो ये वैल्यू जो बन गई, ये वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, क्योंकि ये 1 क्या होता है, कॉस थीटा से बड़ा होता है ना। तो अब ये क्या हो गया, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये कुल मिला के हमारे पास ये वाली इनइक्वालिटी बन गई, और दोनों साइड हमने स्क्वायर रूट कर दिया, क्योंकि वैल्यूज़ हमारे पास दोनों पॉजिटिव हैं तो कोई डिफरेंस नहीं आता स्क्वायर रूट करने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्क्वायर रूट कर दिया, साइन हमारे पास सेम रहेगा, तो ये हमारी बन गई ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ओके, तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट और उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने ऑलमोस्ट सारे डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए उस पर अगर कोई डाउट है तो, और आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।